अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, कल बहुत बड़ा मैच था, बहुत बड़ा रैकेट कायम हुआ। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से 211 का स्कोर था, 4 विकेट थी। लाहौर कलंदर्स बहुत सी कोशिशों के बावजूद हार गए, बहुत ही मामूली रन से हारे लेकिन हार गए। वेंडर डूसन ने सेंचुरी मुकम्मल की, उसके बावजूद सेंचुरी काम ना आ सकी और लाहौर कलंदर्स मुसलसल अपनी हार का सिलसिला कायम रखते हुए एक मैच और हार गए। अब देखना यह है कि आगे लाहौर कलंदर्स क्या करते हैं जिसके बायस वो शायद टीम में वापस आ सकें, या सवाल ये उठता है कि क्या लाहौर कलंदर्स इवेंट से बाहर हो सकते हैं या अभी भी वापसी के कोई इम्कानात हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज मैच होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का दोबारा से। पेशावर ज़ल्मी बगैर किसी रेस्ट के आज फिर मैदान में उतरेंगे। देखते हैं क्या उसी अंदाज से उतरते हैं जिस अंदाज से कल उतरे थे। इस हवाले से नाज़रीन बात करते हैं, बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, आप सबकी जान PSL की शान हाफिज़ इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरब ज़ीशान। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपकी मुलाकात करवाएंगे, स्टैट्स को जाहिर करेंगे आपके फेवरेट उमर ज़ाहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप दोनों खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। हाफिज़ साहब, कल के मैच को देखा जाए तो जब मैच जारी था, जब बाबर और साइम खेल रहे थे, उसके बाद रोमन पॉवेल आए, दोनों ने जिस जारहाना अंदाज से खेला तो लग यही रहा था कि स्कोर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। छक्के पे छक्के लग रहे थे, चौके लग रहे थे, स्कोर बढ़ता चला जा रहा था। क्या लाहौर कलंदर्स की जानिब से फील्डिंग में कोई प्रॉब्लम आई है जिसके बायस वो जीत नहीं पाए हैं? क्या वजह हुई? बहुत शुक्रिया आपका मीरब। देखिए, बात यह है कि 5 मैचेस में 5 मुसलसल नाकामियाँ जिन्होंने ये हासिल की हैं, सबसे तो पहले उनकी दाद देना पड़ती है, क्योंकि मुसलसल 5 नाकामियाँ को आम लोगों का काम नहीं है। ये वो बड़े लोग ही होते हैं जो इतनी शिकस्त, इतनी नाकामियाँ, इतनी शिकस्तों का सामना करते हैं, इतने मुश्किल वक्त से गुजरते हैं। और अगर आप सबसे पहले इस एक पहलू को देखें तो आपको लगेगा वाकई बड़ा काम कर रहे हैं। मुश्किल वक्त ज़रूर है उनके लिए कि दिफाई चैम्पियन हैं, 2 मरतबा मुसलसल उन्होंने PSL में कामयाबी हासिल की है, टूर्नामेंट जीता है 22 में और 2023 में। बिल्कुल। और PSL की पहली टीम थी इस लीग की जिन्होंने मुसलसल 2 मरतबा टूर्नामेंट जीतने का एजाज़ हासिल किया, या आप ये कह सकते हैं कि अपने टाइटल का दिफा किया। इस मरतबा जबकि वो हैट्रिक की तरफ उन्होंने जाना था, वो तो अभी भी उनके पास मौका मौजूद है। बाकी मानदा जो 5 मैचेस हैं, अगर वो जीतते हैं और उसके बाद प्लेऑफ में जाते हैं और प्लेऑफ से निकल कर फाइनल में जाते हैं और फाइनल जीतते हैं, तो किसी को क्या कोई कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऐसा भी हो सकता है। अगर 5 मुसलसल हार सकते हैं तो 5 मुसलसल जीत भी सकते हैं। हाँ, ये मुश्किल ज़रूर होगा लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। और क्रिकेट में आखिरी गेंद के खेले जाने तक, उस वक्त तक आप कुछ कह नहीं सकते। इसका बहुत ज़्यादा इंहिसार होगा जो उन्होंने 6ठा मैच खेलना है। अगर 6ठा मैच जीत जाते हैं तो फिर उम्मीद होगी कि 7वां जीतते हैं तो 8वां जीतते हैं तो 9वां जीतते हैं तो 10वां। लेकिन किसी भी जगह पर एक मैच हारने के बाद अब उनके लिए PSL का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। मतलब सफ़र ख़त्म होने से मुराद ये है कि वो ट्रॉफ़ी की रेस से बाहर हो जाएंगे। अब इस सवाल पर कि जो उनके लिए रन्स, उनके लिए मसाइल क्या हैं, देखें पहले दिन से उनकी फ़ास्ट बॉलिंग उनके लिए एक मसला है। बिल्कुल। जब तक आपकी फ़ास्ट बॉलिंग रन्स विकेटें नहीं लेगी उस वक्त तक आप मैच नहीं जीत पाएंगे। देखिए, अगर किसी बैट्समैन ने 80-90 रन्स कर लिए हैं ना, तो उसने कहीं जाकर तो आउट होना ही है। अगर कोई बैट्समैन 80-90 रन्स कर गया ना, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने हिस्से का काम कर गया। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद उसकी विकेट उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। अगर वही बैट्समैन अगर आप उसको 10 रन्स के अंदर आउट करें तो आपकी टीम को फ़ायदा हो सकता। तो कलंदर्स के लिए मुश्किलात ये हुई कि कल के मैच में भी और उससे पहले मैच में जिसमें हारिस रऊफ अनफिट भी हुए, उसमें उनके फास्ट बॉलर्स ने निस्बतन बेहतर गेंदबाजी की। लेकिन उसमें भी ये था कि क्या वो अपने अवेलेबल खिलाड़ियों की जो सलाहियतें हैं उससे बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठा रहे हैं कि या नहीं कर रहे हैं। कल के मैच में भी ये था कि क्या वाकई जो उनके बेस्ट अवेलेबल हैं, क्या उनकी सलाहियतों से बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठाया जा रहा है या नहीं उठाया जा रहा, खेल के दोनों शोबों में, बिलखुसूस बैटिंग और बॉलिंग के। तो आपको नज़र आता है कि वाकई ऐसा है कि कुछ चीज़ें, चूँकि अगर आप मैच के बाद गुफ्तगू करते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर आप अगर और मगर की बुनियाद पर बात कर सकते हैं। तो वहाँ पर नज़र आता है कि कार्लोस ब्रैथवेट, वहाँ पर नज़र आता है सिकंदर रज़ा, क्यों उनको उतना मौका बैटिंग का नहीं मिलता जितना कि वो अहल भी हैं और जितना वो फ़र्क भी डाल सकते हैं। बिल्कुल। उनसे पहले अगर आप एहसन भट्टी को बेचते हैं, उनसे पहले अगर आप जहादात खान को बेचते हैं, इसमें कोई शक नहीं है वो बहुत बासलाहियत होंगे। लेकिन जब आपने मैचेस जीतना होते हैं तो आप जो होते हैं ना आजमाए हुए या माने हुए, या जो वो प्रेशर सारा बहुत मरतबा डील कर चुके होते हैं,
उनको आप मौका देते हैं ताकि वो आपको उस सिचुएशन से निकालें मुश्किल से। वो ज़्यादा हो सकता है वो भी ना निकालें, लाजिम नहीं है कि वो निकाल दें, लेकिन एतमाद उन पर इसलिए होता है क्योंकि वो दोहरा चुके होते हैं ऐसी कारकर्दगी। तो एक मसला उनके साथ ये ज़रूर है कि प्री मैच जो चीज़ें वो तैयार करते हैं, मेरा ख्याल उसमें कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलात हैं। फिर उनके टॉप प्लेयर्स जो हैं बैटिंग के शोबे में भी फ़खर जमान ने रन्स नहीं किए अब तक इन 5 मैचेस में, और फ़खर का बड़ा अहम किरदार रहा है जब भी लाहौर ने कामयाबियां हासिल की हैं। तो उनके टॉप क्रिकेटर्स जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे कलंदर्स के, और उनके जो खिलाड़ी हैं जिनकी सलाहियतों से बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है, अगर हिकमत अमली में उस हवाले से कोई तब्दीली नहीं आती है तो फिर मुश्किलात होंगी। लेकिन अब अगर देखना है कि बाकी मानदा 5 मैचेस पे कलंदर्स हिकमत अमली क्या इख्तियार करते हैं। अगर तो उन्होंने ये तय किया है कि उन्होंने अहसन भट्टी और जहादात खान के साथ ही बैटिंग और बॉलिंग करनी है, तो मुझे ये समझ आएगी कि शायद फिर ये अगले बरस की PSL की तैयारी इन्होंने इसी PSL में शुरू कर दी है कि अगले PSL में फिर जब ये रिटेंशंस की तरफ जाएंगे तो अहसन को और जहादात को रिटेन करेंगे लोकल प्लेयर्स में, और फिर उनके गिर्द टीम अपनी तैयार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस दौरान वो कहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, कैसी क्रिकेट खेलते हैं, नताइज उनके कैसे आते हैं। लेकिन अहसन जो हैं, जो 2-3 मैचेस उन्होंने खेले हैं PSL में, जब उनको बॉलिंग का मौका मिला है तो बैटिंग का मौका मिला है, तो बैटिंग में तो मेरा ख्याल है कि वो टेम्परामेंट में या कहीं ना कहीं उनके पास है कि अभी उनको इस सतह पर और इतने हाई प्रेशर गेम्स में उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बेहतरी की। जब तक वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे मुसाबकत से भरपूर, उनके लिए मुश्किलात होंगी। देखिए जो आपके हाथ से बैट छूटता है ना बार बार, ये ऐसे ही नहीं छूटता, बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे भी इतनी जल्दी उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए, थोड़ा मौका देना चाहिए। इसी के साथ साथ हमें जंजानी साहब ने ज्वाइन किया है सितारों का हाल बताने के लिए। जंजानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीरब, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जंजानी साहब, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जंजानी साहब क्या हो गया? आपका कहना था कि शाहीन के सितारे बहुत बुलंद होते जा रहे हैं, लेकिन शाहीन के सितारे शाहीन पर भारी पड़ते जा रहे हैं, मैच एक भी नहीं जीत पा रहे हैं, मुसलसल हार। क्या लग रहा है, क्या लाहौर कलंदर्स इवेंट में रहेंगे भी या नहीं? ऐसा है कि चूँकि हम लोग मुआवजा करते हैं पूरी टीम के एतबार से, इनफरादी तौर पे तो शाहीन का जो प्लानट है उसके मुताबिक तो उनका अच्छा टाइम उसका आगाज़ हो गया, लेकिन चूँकि टीम की कारकर्दगी देखें तो लाहौर कलंदर गुज़श्ता जो PSL मैचेस हुए हैं गुज़श्ता साल उसमें फाते रही हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर मुझे नहीं लगता कि लाहौर कलंदर जो है वो सेमीफाइनल या फाइनल तक भी पहुंच सके। अब इनका जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आने वाले मैचेस हैं इनके, कल की खैर प्रेडिक्शन तो हम कल ही करेंगे, लेकिन मैं कल के भी इवन मैच से कोई इतना ज़्यादा पुर उम्मीद नहीं हूँ लाहौर कलंदर की पूरी टीम के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो उसमें ये कि कैप्टन अगर भारी भी हो, हावी भी हो, और उसके सामने वाला जो शख्स है वो उससे मजबूत आके खड़ा हो जाए, तो फिर यहाँ पे जो है वो चीज़ें बस नसीब चलता है, फिर खेल जो है वो फिर कहीं इधर उधर हो जाता है। तो बहरहाल लाहौर कलंदर का मुझे सफ़र आगे मुश्किल लग रहा है, काफ़ी मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वैसे हमारी बहुत सारी उम्मीदें थी लाहौर कलंदर्स के साथ, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से वो परफॉर्म करना चाह भी रहे हैं मगर नहीं कर पा रहे हैं। जंजानी साहब, पेशावर ज़ल्मी की बात की जाए तो कल बहुत ही बेहतरीन अंदाज से फातिहाना अपने नाम उन्होंने मैच किया है, लेकिन ये है कि पेशावर ज़ल्मी को क्या आप देख रहे हैं कि वो अभी जो टॉप टीम्स हैं, मुल्तान सुल्तान्स हैं, क्वेटा ग्लेडिएटर्स हैं, इन तक पहुँच जाएंगी, इनको बीट कर जाएंगी? ऐसा है कि पेशावर ज़ल्मी का पहले तो आज के मैच की मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, फिर ओवरऑल इनका मैं आपको बताता हूँ। एज अ टीम अगर पेशावर ज़ल्मी को आज देखें तो इनका नंबर 2 है और इनके मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड है, उनका नंबर 9 बनता है। तो आज इस्लामाबाद यूनाइटेड एज अ टीम नेम काफ़ी भारी है पेशावर ज़ल्मी के ऊपर। और दूसरी जानिब जब हम कैप्टन्स की बात करते हैं तो बाबर आजम जो कि लीड कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी को, और दूसरी जानिब शादाब। ये बड़ी बात मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि शादाब खान इनफरादी हैसियत में सितारों की नहस तरीन हालत से गुजर रहे हैं, तो बहुत वीक हैं, बहुत कमज़ोर हैं, उनके गलत फैसले आज मैच हरवा सकते हैं कि अगर उन्होंने बेहतर हिकमत अमली ना अपनाई तो आज का मैच जीता हुआ मैच हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि बाबर काफ़ी हावी हैं और आज बाबर अपने सारे दाव पैच लगाने की कोशिश करेंगे कि आज का मैच हम हार ना सकें। उसकी वजह ये है, अब हम आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं कि अगले मैचेस जो आ रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के, हाँ। उसके अंदर बाबर आजम एज अ टीम अगर मैं देखूं तो बिल्कुल आगे पहुंच सकती है, आगे जाती हुई दिखाई देती है टॉप टीम्स के साथ बिल्कुल खड़े होने की। लास्ट मोमेंट में ये बिल्कुल वहां पे पहुंच जाएंगे कि आगे मजीद ये निकल के जा सकते हैं। लेकिन जो आखिरी अभी मैचेस हैं, एक दो मैचेस तो इनके बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जो लास्ट इनके मैचेस हैं उन पे इनको ज़्यादा वर्किंग करनी है, क्योंकि आखिरी 3 या 2 मैचेस इनके लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकते हैं अगर इन्होंने बिल्कुल भी स्पोर्ट्समैनशिप ना दिखाई और बिल्कुल रिलैक्स होकर खेलते रहे तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब उम्मीद करते हैं कि जो एक जीतता जा रहा है वो जीतता ही रहे, हार का सामना ना ही करना पड़े, लेकिन फाइनली जीतना तो एक ही टीम ने है। झंझानी साहब, साइम और दूसरी तरफ नसीम शाह को देखा जाए तो उनके सितारे क्या कहते हैं? साइम की अगर बात की जाए तो इनका जो ज़ोडिक साइन है वो जमनाई बनता है। तो ऐसे लोग अपने खेल को लेकर, अपनी ज़ात को लेकर, अपने शोबे को लेकर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, बड़े कैलकुलेटिव वे में, बड़े कैलकुलेटिव अंदाज में लेके चलते हैं। जहाँ पर जिस वक्त जितनी एनर्जी लगाने की ज़रूरत होती है उतना इनपुट देते हैं अपना, और जहाँ पर रिलैक्स होना होता है वहाँ पर रिलैक्स। और वैसे साइम की अगर मैं बात देखूँ तो इनका जो सेंस ऑफ एबिलिटी है, जो इनके सोचने का अंदाज है, वो इन लोगों का बहुत ज़्यादा हाई होता है कि ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और हैरान कर सकते हैं। अब इसके बाद नसीम शाह की अगर बात की जाए तो नसीम शाह का एक अच्छा दौर तो गुजर रहा है, लेकिन आज की डेट में और ये जो कमिंग 3-4 दिन है इसके अंदर उनका रूलिंग प्लैनेट चूँकि एक्वेरियस से ताल्लुक है उनका सैटर्न, वो आजकल कम्बस्ट चल रहा है, जज्बाती, अग्रेसिव या बगैर सोचे समझे हुए फैसले कर देना कि अगर क्राउड का प्रेशर है तो घबरा बहुत जल्दी जाना। तो ऐसी कैफियत से गुजर रहे हैं नसीम शाह, तो इस पे उनको थोड़ा सा काबू रखना होगा। चलें जी, अब उम्मीद करते हैं आज का मैच यकीनन जैसे आपने बताया है वैसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें समझ थोड़ी थोड़ी आ गई। अब जहाँ पे भी कोई गलती कमी पेशी नजर आएगी तो हम आपके सितारों को ज़हन में रखते हुए मैच की तरफ गौर करेंगे। झंझानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। उमर, आपसे जानना चाहूँगी, कल लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने थे और जो रिजल्ट सामने हैं, स्टैट्स भी आपके सामने हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, इससे पहले मैं नसीम शाह के बारे में बात करना चाहूँगा। नफ्स की अगर बात करते हैं नसीम शाह की, तो उन्होंने 2022 का वर्ल्ड T20 एशिया कप हुआ था अफगानिस्तान के खिलाफ, कितना क्रंच मूवमेंट थी वो, और 1 विकेट चाहिए थी और उन्होंने 2 छक्के लगाए, 2 छक्के लगाए थे। और इसी तरह ये रिसेंटली जो एशिया कप हुआ है उसमें भी वो एशिया कप नहीं, वनडे सीरीज़ थी गालिबन, तो तब भी अफगानिस्तान के खिलाफ एक थ्रिलर जिताया है। तो जहाँ तक बात है कि नफ्स पे काबू ना रखना, तो मेरा नहीं ख्याल कि नसीम शाह वो नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़ाहिर पता प्लेयर सीखता ही यही है कि नफ्स को किस तरह कंट्रोल करना है। और जहाँ तक आपका सवाल गया कल के मैच के हवाले से, क्या कहेंगे? देखिए, कल का मैच जो है बहुत ज़बरदस्त हुआ और लाहौर लेग का वन ऑफ द बेस्ट मैच था। हाँ। और आप ये देखें कि हाई स्कोरिंग मैच था, ठीक है, और एंड तक जो है लोग जो है लोगों के दिल की धड़कन जो है वो बीट करती रही। प्लस पॉइंट फॉर द ज़ल्मी ये था कि वंस अगेन बाबर आजम क्लिक किया उन्होंने एज यूजुअल जिस तरह वो करते हैं। और एक और प्लस पॉइंट ये था कि साइम अयूब जो है रन्स किया, बल्ले से रन्स निकलने लगे। इससे पहले जो 6 मैचेस उन्होंने खेले थे सिर्फ 74 रन्स किए थे, और इस मैच में उन्होंने 55 बॉलों में 88 रन कर दिए। और इनकी छठी जो है PSL की 50 थी और ओवरऑल 12th T20 50 थी इनकी। और इन्होंने 136 रन की पार्टनरशिप की, जो कि जो है पेशावर ज़ल्मी की 5वीं हाईएस्ट पार्टनरशिप थी और इस टूर्नामेंट की तीसरी 100+ पार्टनरशिप थी। तो बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम उन्होंने गेन कर लिया। हालांकि कलंदर्स ने उनको बैटिंग की दावत दी, और उसके बाद स्ट्रेटजी आप देखें कि ओवर स्मार्टनेस और एक ज़बरदस्त उन्होंने जो है वो दिखाई कि आप देखें रोफमैन पोवेल जो कि सुल्तान्स के ख़िलाफ़ जो है ऑफ लेट उन्होंने ऑन स्लॉट किया था, पावर हिटिंग एबिलिटी की थी, वो 1 डाउन भेज दिए क्योंकि उनको पता था कि मोमेंटम बन चुका हुआ है और अब इम्पोजिंग टोटल जो है वो पोस्ट करना है। तो उन्होंने भी जो है 48 रन्स किए, 46 रन्स किए ऑफ जस्ट 20 बॉल्स। तो ये यहाँ से जो है ज़ल्मी जो है जीत गया पहला फेज़। उसके बाद आप ये आए कि कलंदर्स की बात करें तो कलंदर्स सिर्फ रेजी वेंडर ड्यूसन लोन रेंजर बने हुए थे, उनका कोई साथ नहीं देने को तैयार हो रहा था। और लेकिन वो अगर उनकी बात करें तो वो वन ऑफ द प्लस था
क्लैरिटी थी माइंड में कि उन्होंने अपने स्टाइल से खेलना है, एग्रेशन के साथ खेलना है, और उनको ये बिलीफ था खुद पे कि एक सिचुएशन उन्होंने देखी कि अगर मैं अपने स्टाइल से खेला तो क्रूज कर सकते हैं विक्ट्री को। सैडली किसी प्लेयर ने 30+ स्कोर नहीं किया उनके अलावा। बिल्कुल तो ये एक पॉइंट हुआ। जहाँ तक शाहीन की बात है तो वंस अगेन इंडिविजुअल वाइज बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। उन्होंने 3 विकेटें ली, 33 रन देके, बाकी लेकिन किसी बॉलर ने साथ नहीं दिया इनका। तो ये सारी सिचुएशन थी, लेकिन इन दी एंड ये था कि रेसी वैन डर ड्यूसन ने जो है बहुत उम्दगी के साथ खेला है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि शाहीन बतौर कप्तान आगे भी इन पर खासी बड़ी जिम्मेदारी है। अभी अगर देखा जाए जिस तरह के कप्तानी के एतबार से जिस तरह के फ़ैसले किए जा रहे हैं, शाहीन पर दबाव भी खासा है कि वो एज अ कैप्टन क्या डिसीजंस ले रहे हैं। गो के तब्दीलियाँ टीम में हुई, मगर तब्दीलियाँ भी फातिहाना नहीं कुछ दे सकी हैं, फतह की तरफ नहीं जा सकी हैं। शाहीन पर कितना दबाव है और क्या मैनेजमेंट शाहीन को सपोर्ट वैसे ही कर रही है जैसे पहले कर रही थी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सपोर्ट तो उनको कर रहे होंगे। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि मैनेजमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रही होगी। जहाँ तक अपने खिलाड़ियों के इस्तेमाल के हवाले से चीज़ें हैं, वो उनके ऊपर बहस ज़रूर हो सकती है, और जब हार रहे होते हैं आप तो आपकी खामियां और ज़्यादा नज़र आती हैं। जिस तरीके से बैटिंग ऑर्डर उनका है उसमें यकीनी तौर पर बेहतरी की ज़रूरत है। अगर आप बाहर से बैठ कर देखते हैं तो आपको लगता है कि सिकंदर रज़ा को जिस नंबर पर भेजा जाता है बैटिंग के लिए, वो उससे बेहतर बैटिंग कर सकते हैं, उससे बेहतर बल्लेबाज हैं। इसी तरीके से फिर इन दोनों की कार्लोस ब्रैथवेट और ये दोनों, इनकी बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट का तजर्बा भी है, लीग क्रिकेट का तजर्बा भी है, तो इस किस्म की सिचुएशंस को डील कर सकते हैं मेंटली भी और क्रिकेट के एतबार से भी। वो अब शाहीन ने देखना है कि उन्होंने कैसे उनको, मतलब आप अपने नौजवान खिलाड़ियों के ऊपर इन्हिसार ज़रूर करते हैं, आप एतमाद भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो मकामी खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के उनको मौक़े फ़राहम कर रहे हैं साथ ही साथ। लेकिन मैचेस जीतने के लिए आपको जो माने हुए खिलाड़ी हैं, जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जो तजर्बा रखते हैं, उनके ऊपर आपको इन्हिसार करना पड़ता है। बिल्कुल हर मैच में आप नहीं कर सकते। अगर आप पहले रन ऑन बोर्ड करने जा रहे हैं तो आपकी हिकमत अमली और होती है, जब आप हदफ के ताक़ुब में जाते हैं आपकी हिकमत अमली और होती है। तो ये फ़र्क करने की ज़रूरत है। शाहीन की कप्तानी के ऊपर सवाल, जब आप 5 मैचेस हारते हैं तो सवाल तो होते हैं। यही शाहीन थे जब जीत रहे थे तो सबको अच्छे लग रहे थे, अब हार रहे हैं तो यकीनी तौर पर उनके फैसलों पर तो बात होगी। अगर यही फैसले उनके क्लिक कर जाते, जहादाद खान मैच जितवा जाते, एहसन भट्टी मैचेस जितवा जाते, हाँ। तो फिर मुख्तलिफ अंदाज में बात होती ना। बिल्कुल सही। लेकिन बुनियादी तौर पर उनको अपने, ये बेस्ट टीम तो है उनकी, इसमें तो कोई शक नहीं है। हारिस के जाने से उनको फ़र्क ज़रूर पड़ा है। हारिस अगर अनफिट ना होते तो जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की थी और वो सिलसिला आगे बढ़ता, तो कलंदर्स के लिए बड़ी आसानियां पैदा हो सकती थी। अब उनके बगैर इन्होंने क्रिकेट खेलनी है, राशिद के बगैर ये क्रिकेट खेल रहे हैं। शाहीन को बहैसियत कप्तान, देखिए अपनी उनकी ज़ाती कारकर्दगी तो ठीक है, पेस भी ठीक आ रही है उनकी, अब रफ्तार उनकी जो वो है वो बुलंदी की तरफ है, बेहतरी की तरफ है। अपने रन्स भी वो उतने ज़्यादा अब नहीं दे रहे हैं, विकटें भी ले रहे हैं। जब तक 3-4 फास्ट बॉलर्स जो उनके साथ हैं वो विकटें नहीं लेंगे तो काम नहीं बनेगा। 200 रन्स आपको, ये ट्रेंड है पूरे PSL में कलंदर्स के खिलाफ। आप रन्स उठा के देखें इनको हुए कितने हैं। बिल्कुल सही। तो हर मैच में इनको रन्स हुए हैं, हर मैच में इनको रन्स हो रहे हैं, हर मैच में रन्स हो रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पर उनकी बॉलिंग का मसला है, उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना और उनकी फॉर्म में वापसी। ना ज़मान खान को ऐसे रन्स होते नहीं हैं, और जो पिछला मैच ये खेले थे वहाँ पर आखिरी ओवर एहसन भट्टी का रह जाना भी यकीनी तौर पर कोई इतना अच्छा नहीं था। आपके बेस्ट बॉलर का ओवर आखिरी होना चाहिए था। तो ये इनके साथ मसाइल तो हैं। अब देखना ये है कि बाकी मानदा मैचेस में इनकी वापसी कैसे होती है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, बैटिंग ऑर्डर क्या होता है, किस बॉलर को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़े मुश्किल सवालात हैं शाहीन से, जो आने वाले मैचेस में भी होंगे। लेकिन उनको टीम मैनेजमेंट की तरफ से तो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट हासिल होगी, ऐसा नहीं है कि ना हो, क्योंकि ये वो टीम है कि जो आप देखें कि 6 सीज़न तक तो ठीक नहीं थी, 7वां 8वां सीज़न जीते हैं। तो 7वें सीज़न में पहली मरतबा शाहीन कप्तान बने, लाहौर टाइटल जीता। 8वें सीज़न में लाहौर दूसरी मरतबा टाइटल जीता, शाहीन ही कप्तान थे। हाँ। और लगभग 24 तारीख को एक बयान भी सामने आया था समीर राना साहब का कि रोबोट नहीं होते हैं खिलाड़ी। और फिर उसके अगले दिन सिकंदर रज़ा का भी बयान आया था कि लाहौर ने मुसलसल जीतकर लोगों को जीतने की आदत डाली है। तो ये बयानात यही बता रहे हैं कि ज़रा शाइंदा साथ दो सारे रन के।
बिल्कुल सही है। हाफिज साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि शाहीन सिर्फ अकेले ही इस चीज़ में ज़िम्मेदार नहीं हो सकते हैं, बतौर कप्तान पर सवाल उठते हैं, लेकिन जब खेल की बात आती है तो सबको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इसी तरह से पेशावर ज़ल्मी में जब बाबर अकेले परफॉर्म कर रहे थे तो रन्स उतने ज़्यादा नहीं बन रहे थे, जैसे ही कल साइम ने सपोर्ट किया, रोहमैन पॉवल ने सपोर्ट किया तो रन्स बढ़ते चले गए। हाफिज साहब, बाबर और साइम की जो पार्टनरशिप कल थी, इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, पक्की बात है। देखिए साइम के रन्स नहीं आ रहे थे और जितने भी मैचेस खेले थे अब तक पेशावर ज़ल्मी ने, उसमें साइम के रन्स आए नहीं हैं, वो जल्द आउट हो जाते थे। लोग उनको देखना चाहते हैं लंबे रन्स करते हुए, बड़ी इनिंग्स उनकी तरफ से और अच्छी बैटिंग उनकी तरफ से, क्योंकि बड़े बासलाहियत है, लेकिन सलाहियत जब तक काबिलियत कारकर्दगी में मुंतकिल ना हो उस वक्त तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सही। आप बहुत बासलाहियत है लेकिन आप हर मरतबा ज़ीरो पर आउट हो जाएंगे तो आपकी सलाहियत को कोई नहीं पूछेगा। कारकर्दगी एक वक्त आता है कि जब सलाहियत ने कारकर्दगी में तब्दील होकर अपनी जगह बनाना होती है। सलाहियत की बुनियाद पर तो वो यहाँ पर आ गए, इसके बाद उन्होंने रहना कारकर्दगी की बुनियाद पर। सही बात। इसमें कुछ शक नहीं है कि वो चूँकि हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, उनको थोड़ा फिर नए भी हैं, तजर्बा भी वक्त के साथ साथ आएगा, तो जैसे जैसे तजर्बा आएगा आपकी अडेप्टेबिलिटी जो है, जो अडेप्ट करने की आपकी सलाहियत होती है कि आपने माहौल में किस तरीके से खुद को ढालना है, कितनी जल्दी आपने पिच को पढ़ना है, ऑपोजिशन को पढ़ना है और फिर आपने अपनी बैटिंग को डिज़ाइन करना है, ये सारी चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ आती हैं। साइम ने बहुत उम्दा बैटिंग की और बाबर आजम तो रन्स करते हुए आ रहे हैं, उनके ऊपर तो किसी किस्म का कोई एतराज़ इस तरीके से है ही नहीं कि वो रन्स नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान के गुज़िश्ता 3-4 बरस में अगर कोई सबसे ज़्यादा आपको कामयाब बल्लेबाज नज़र आते हैं वो बाबर आजम है। दुनिया भर में अगर कामयाब बल्लेबाजों की फहरिस्त तैयार की जाए तो वो उसमें भी आते हैं, नुमाया तौर पर नज़र आते हैं। तो ये क्रिकेट उन दोनों का रन्स करना, आप देखें कि एक बड़ी पार्टनरशिप हुई और लाहौर की बॉलिंग को एक मरतबा फिर उन्होंने मुश्किल में डाला और वही पार्टनरशिप थी जो उनको मैच से दूर लेकर गई और फिर उनके साथ उन पर मज़ीद वज़न डाला पावल की बैटिंग ने। जब वो आए तो उन्होंने जिस जारहाना अंदाज से, जहादात खान का एक ओवर था या मेरा ख्याल इमरान जूनियर का था, मार मार के उनका हाल कर दिया, तो उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। तो इनकी बॉलिंग को वापस आना है। अगर बॉलिंग की बात याद आई है स्पिनर्स की, तो मैं आपकी आज इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ भी थी, उसका भी टेस्ट मैच ख़त्म हुआ है और इंडिया ने सीरीज़ जीती है। अभी एक टेस्ट मैच बाकी है लेकिन वो फैसला कुन बर्तरी उन्होंने हासिल कर ली है। रविचंद्रन अश्विन की 500 से ज़्यादा विकेटें हो गई हैं टेस्ट क्रिकेट में। जुरैल जो हैं उनके विकेट कीपर बैट्समैन, इन्होंने पहली इनिंग्स में 90 प्लस मेरा ख्याल या 90 की बड़ी मुश्किल हालात में इनिंग्स खेली थी। उनके बारे में बड़ी अच्छी बात हो रही है, हालांकि वो भी फर्स्ट क्लास का उनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, लेकिन उनकी जो रेपुटेशन है ना उसके ऊपर, उनकी सलाहियत के ऊपर उनको टीम में शामिल किया गया। जडेजा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, जायसवाल जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, कुलदीप यादव और अश्विन की विकेटें निकली हैं। शुएब बशीर जिनके वीज़े का इशू था उन्होंने 5 विकेटें ली थी इंडिया की। तो ये टेस्ट क्रिकेट भी वहाँ पर साथ साथ चल रही है, स्पिनर्स वहाँ पर भी परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखें इंडिया को जो फ़ायदा हुआ इस सीरीज़ में, विराट कोहली नहीं थे, केएल पूरी सीरीज़ के लिए अवेलेबल नहीं थे, श्रेयस भी बाहर हो गए, ठीक है, उसके बाद शामी नहीं है, जसप्रीत बुमराह इस मैच में नहीं खेल रहे थे, ठीक है जी। आप देखें कि सिराज पिछले मैच में नहीं खेल रहे थे, ठीक है, तो अश्विन पिछले मैच में मैच के दौरान चले गए थे। तो ये और शुभमन गिल का टेस्ट क्रिकेट का बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है। सरफराज ने डेब्यू किया, आकाशदीप जो हैं वो आए, ठीक है, जुरैल जो हैं ये आए, रजत पतिदा, कितने ही क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनकी इस सीरीज़ में डेब्यू हुआ है या जो बहुत ही कम रन्स जो हैं, टेस्ट क्रिकेट का बहुत कम तजुर्बा है। मतलब जो रूट के अकेले के रन्स इंडिया की पूरी टेस्ट टीम से ज़्यादा हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसके बावजूद जिन नौजवान खिलाड़ियों के साथ उन्होंने टेस्ट सीरीज़ जीती है, ये क्रेडिट जाता है रोहित शर्मा को कि उन्होंने इस टीम की क़यादत करते हुए, जो कि जिसमें तजर्बा बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसमें आपको ये भी नज़र आएगा कि मंझे हुए खिलाड़ी कम हैं। इंग्लैंड अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ टीम खेला, ऐसा नहीं है उन्होंने ना तजर्बाकार बॉलिंग उनकी ज़रूर कही जा सकती है क्योंकि उनकी बॉलिंग के पास बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं था। वो एक फास्ट बॉलर के साथ खेलते रहे, कभी मार्क वुड अकेला खेला, कभी जेम एंडरसन अकेले खेले, लेकिन जो उनके स्पिनर्स थे जैसे शुएब ने, उन्होंने भी विकेटें ली। और ये सीरीज़ 5वां टेस्ट मैच बाकी है, लेकिन 3-1 की सीरीज़ हो चुकी है। पिछले मैच में के बाद ब्रेंडन मैकलम ने कहा था मेरा ख्याल है कि हम इसको, मैं यहाँ से आपको 3-2 करके दिखाऊंगा, लेकिन वो नहीं जीत पाए। दोनों टेस्ट मैचेस में मेरा ख्याल है जो तीसरा और चौथा हुआ ना, इसमें दूसरी इनिंग्स में बड़े बुरे तरीके से इंग्लैंड की बैटिंग नाकाम हुई है। जो रूट ने 100 किया, उनके उल्टे सीधे शॉट्स के ऊपर ज़रूर बात होती है, लेकिन उनको
जब अपनी क्रिकेट खेलते हैं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये सीरीज साथ साथ चल रही थी, मैंने कहा इसका भी जिक्र कर लिया जाए क्योंकि नहीं जी बहुत ज़रूरी है जी। 3-1 हो गया ना, 2-1। हाँ 2-1 2 टेस्ट मैच जो है वो जीता है नहीं, मेरा ख्याल 4 टेस्ट मैच हुए ना, 3-1 हुआ है, ड्रॉ तो कोई नहीं हुआ, 3-1 हुआ है, अब 3-2 ही होना है। अगर इंडिया तीसरा टेस्ट आखिरी टेस्ट में हार भी जाता है ना तो 3-2 ही होगा, मतलब फैसला कुन बर्तरी उनके पास हो गई है। तो बड़ी खबरें चल रही थी कि क्या नाम है, उसके साथ साथ एक और भी है सैटरडे, ये जो पाकिस्तान में बात करते रहते हैं ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बारे में, लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तवज्जो नहीं देते, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते नहीं हैं, रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलते हैं। बिल्कुल ये बीमारी उधर भी पहुंच गई है। वो जय शाह साहब ने, इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि शायद हार्दिक पांड्या हाँ। और ईशान किशान और श्रेयस जो है, श्रेयस अय्यर, ये तीनों वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे अभी जो 2023 में खेला गया इंडिया में। इन तीनों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है मेरा ख्याल ख़त्म कर रहे हैं, या इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि इनको कहा गया था कि आप रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेलें, इन्होंने रणजी ट्रॉफी के मैचेस नहीं खेले। और जो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के जय शाह साहब, उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा था कि उसी को एंटरटेन करेगी क्रिकेट इंडिया जो खेलेगा 4 डे मैचेस खेलेगा, रणजी ट्रॉफी खेलेगा, डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा लेगा। तो ये, और अगर वो इनको करते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर तो एक बहुत बड़ा फैसला होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या उनके मुस्तकबिल के कप्तान है, बिलखसूस वाइट बॉल क्रिकेट में। ईशान किशान डबल 100 करके बैठे हुए हैं वनडे क्रिकेट में, ठीक है जी। और श्रेयस मिडिल ऑर्डर में उनके वनडे वाइट बॉल क्रिकेट में बड़े अहम खिलाड़ी माने जाते हैं। अभी उन्होंने मेरा ख्याल है 2 या 3 सेंचुरियाँ स्कोर की थी वर्ल्ड कप के दौरान, और ज़्यादा रन्स बनाने वालों में उनका भी नाम था। तो इन क्रिकेटर्स के ख़िलाफ़ अगर आप देखें कि कोई, अगर बीसीसीआई इस तरीके से फ़ैसला करता है तो फिर अगर वो किसी किस्म की कोई नरमी नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि वो अपने जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनके लिए एक पैगाम दे रहे हैं कि आपने टीम में आने की आपके लिए जो रास्ता है, ठीक है आईपीएल आपको ये फ़ायदा दे सकता है कि आप जल्द नज़रों में आ जाएंगे, लेकिन जो रेड बॉल क्रिकेट है वो आपके लिए सबसे बेहतर है। रेड बॉल क्रिकेट को अगर आप देखें, उनकी बेसिक्स को देखें तो जायसवाल को देखें, 2 उन्होंने डबल सेंचुरियाँ इस सीरीज़ में की हैं, 2 डबल सेंचुरियाँ इस सीरीज़ में की हैं, ठीक है। 170 प्लस उन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू पे किया था। तो ये जो बड़े रन्स की एक तैयारी है ना, और शॉट्स की जिस तरह से उनकी तारीफ हुई है इस सीरीज़ में, हाँ। कि जब दिल करता, जब उनको ज़रूरत होती थी कि उन्होंने बड़े शॉट्स की तरह, जिमी एंडरसन को मेरा ख्याल उन्होंने 3 लगातार छक्के भी लगाए। मेरा ख्याल है कि पिछले टेस्ट मैच में, उससे पिछले टेस्ट मैच में जिमी एंडरसन को उन्होंने मुसलसल 3 छक्के लगाए। तो ये जो रेड बॉल क्रिकेट के ऊपर उनकी तवज्जो है, ये यकीनी तौर पर एक अच्छा फ़ैसला। और पाकिस्तान में भी अगर आप क्वालिटी क्रिकेटर्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको लॉन्गर फॉर्मेट की तरफ जाना पड़ेगा। ये जो साइम अयूब का आपने अभी जिक्र किया था ना, जब आप एक अच्छा 3-4 साल सीज़न खेल कर आते हैं ना, तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के हालात में, मुख्तलिफ़ पिचेस पर, मुख्तलिफ़ किस्म की बॉलिंग के ख़िलाफ़ आप 3-4 साल जब मुसलसल खेलते हैं ना, आपको एक साल में 4 डे क्रिकेट भी खेलते हैं आप, 1 डे भी खेलते हैं आप, T20 भी खेलते हैं, तो मैच्योरिटी आती है आपके साथ, वक्त के साथ साथ, ठीक है। आपको अपनी सलाहियतों को निखारने का, खामियों को खूबियों में बदलने का मौका मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीज़ जगह वो होती है जहाँ पर आप सीख कर आते हैं। देखें आपकी टीम फंसी होगी, आपको लंबी बैटिंग करनी है, आपकी टीम को ज़्यादा रन्स की ज़रूरत है, आप जारहाना अंदाज से खेलने के लिए जाएंगे। अगर आपकी टीम को लंबी बैटिंग की ज़रूरत है, आप डिफेंस अपना तगड़ा करेंगे, इनिंग्स को लंबा करेंगे, बॉलर्स आपके ऊपर मुख्तलिफ तरीके से अटैक करेगा 4 डे क्रिकेट में, आपके ऊपर मुख्तलिफ तरीके से फील्डिंग जो है वो सेट करेगा कप्तान आपको आउट करने के लिए। अगर आप उससे निकलते हैं एक ही सीज़न में, 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा, और हर सीज़न में आप 3-3 4-4 मरतबा आप निकलते हैं, तो आपका एक ना जो जहन और जिस्म है ना, उसका एक ऐसा तालमेल बनता है कि अगर आप मुश्किल, उसके बाद आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं और आपको उस किस्म के हालात का सामना करना पड़ता है, तो आपकी तो बैटरी पहले से चार्ज होगी, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप फौरी तौर पर उसी आपका जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो फौरी तौर पे अलर्ट होगा, टक 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 आप गेंदें निकालना शुरू कर देंगे। और अगर आपको ज़रूरत है, आपने तेज़ खेलना है, और अगर आप 3-4-5 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में करते हुए वो आ रहे हैं, आप गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट पे, आपको जाते साथ ये ज़रूरत आई है कि आपने बड़े शॉट्स खेलने हैं, तो जो आप 3-4-5 साल से दोहराते आए हैं, बार बार करते हैं, वहाँ पर जाकर आपको पता ही नहीं लगेगा। अभी सरफराज खान ने जब डेब्यू हुआ उनका, तो क्या किया उन्होंने, वो लोगों ने कहा जी पता ही नहीं चला कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में, इनका टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू है। वो जिस अंदाज से
फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए आए, उसी अंदाज से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज किया। अभी आप मोहम्मद अली और मीर हमजा की बॉलिंग इस PSL में देख लें भाई, वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं ना, उनके पास रेड बॉल क्रिकेट का और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का तजुर्बा है। बिलखुसूस अगर मीर हमजा को देखते हैं तो जब आप रेपिटेशन में जाते हैं, बार बार करते हैं, किए चले जाते हैं तो आपको हर तरह के क्रिकेट से फायदा मिलता है। तो ये अक्ल वालों के लिए निशानी है। अच्छा, वैसे ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह से आप जब भी परफॉर्म करते आते हैं, आप में दिन ब दिन एक महारत आती रहती है, आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और आप कनेक्ट रहते हैं एक चीज़ के साथ, ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आती हैं। इसी के साथ अभी जब हाफिज़ साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे याद आया कि हसन अली के घर भी आज माशाल्लाह खुशखबरी है और अल्लाह ताला ने मेरे ख्याल से उनको रहमत से नवाजा है, तो उनके लिए भी बहुत बहुत नेक तमन्नाएँ हैं, शुभकामनाएँ हैं। हाफिज़ साहब यकीनन हमारे एक बड़े अच्छे हसन अली प्लेयर हैं और अभी रिसेंटली रोहित विराट कोहली के घर भी मेरे ख्याल से बेटा उनका हुआ था और ये अच्छी बात है बहुत कि खिलाड़ियों की खेल के साथ साथ उनके घर में खुशखबरियाँ भी आती जा रही हैं। अच्छी बात है, नए नए प्लेयर्स हमारे और आते जा रहे हैं दुनिया में। उमर आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी क्योंकि अब इसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच है। ये पूछेंगे कि हसन अली को नाम ही कोई तजवीज़ कर दें, क्योंकि जिस तरह से आपने तमहीद बांधी ना, मुझे ऐसा लगा कि शायद आप कहेंगी नहीं, वैसे वाकई हम नाम तजवीज़ कर सकते हैं। हाफिज़ साहब क्या नाम हो सकता है, वैसे क्या नाम होना चाहिए? हसन एक बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, ठीक है, एज़न हसन नाम उन्होंने रख लिया वैसे उनका। मैं आपको बताऊं कि अभी तो वो आपको नज़र आता है ना सोशल मीडिया पर, एक वक्त ऐसा भी था कि जब वो इन सब चीज़ों सोशल मीडिया से दूर थे, हाँ। ठीक है, तो मैं तो उस हसन को भी जानता हूँ। अब तो आपको उनकी बहुत सारी वायरल वीडियोस नज़र आती हैं, वो ख़ुद भी एक ना, आप उसको कहें कि अगर कहीं लोग बड़े मुश्किल वक्त से गुजरे ना, नाकामियाँ हो रही हैं, परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही हैं, तो वो एक ऐसा किरदार हैं जो आपको उठा देते हैं अपनी बातों से, अपनी किसी भी छोटी सी हरकत से, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। 2017 में जब पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी, उसमें मोहम्मद आमिर का बहुत नाम होता है क्योंकि उन्होंने फ़ाइनल में बहुत शानदार खेल का मुजाहरा किया था इंडिया के ख़िलाफ़। लेकिन हसन अली का भी बड़ा किरदार अहम था उस चैम्पियंस ट्रॉफी में। जुनैद खान का किरदार बहुत अहम था। हसन हमेशा मिडल में जब कप्तान को ज़रूरत होती थी विकेटों की, तो वो आते थे। रिवर्स स्विंग उनका बहुत अच्छा हो रहा था उन दिनों, हाँ। तो वो उन्होंने वहाँ पर बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया था। फिर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जब पाकिस्तान टेस्ट मैचेस खेलने के लिए आया था, तो रावलपिंडी के एक टेस्ट में मेरा ख्याल उन्होंने दोनों इनिंग्स में 5-5 आउट किए थे और बड़ी शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया था। उस एक मैच की दूसरी इनिंग्स में मेरा ख्याल है जब पाकिस्तान को ज़रूरत थी विकेटों की, तो उस वक्त कोच मेरा ख्याल है कि मिसबाउल हक थे। एक स्टोरी आई थी मेरे सामने कि इनको पहले लाया गया, इन्होंने कोच ने और इन्होंने आपस में बात की, तो इनको एक जगह मखसूस बताई गई कि इस एरिया के ऊपर ना ये वाली जो लेंथ है ना, यहाँ पर बॉल पिच करेंगे, यहाँ से कट होगा तो आपको विकेटें मिल सकती हैं। तो इन्होंने उस एक जगह के ऊपर बॉलिंग कर करके ना, मेरा ख्याल है मैच से पहले तो ये लेंथ इन्होंने पकड़ी और फिर वहाँ पर उन्होंने विकेटें मिली। तो उनके लिए उनके घर में खुशियाँ हैं। अल्लाह ताला उनको, उनकी फैमिली को, उनके पेरेंट्स को, उनके वालिदैन जो हैं वो बहुत सादा इंसान हैं, उनके वालिद साहब जो हैं, तो अल्लाह ताला उनको हसन के सर पर उनके वालिदैन को सलामत रखे और जो हसन के बच्चे हैं उन पर इनके दोनों का साया सलामत रखे। तो खुश रहें, जहाँ भी रहें, पाकिस्तान के लिए खेलें, पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ हासिल करें, फ्रेंचाइज क्रिकेट में जहाँ कहीं भी जाएँ तो फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी कामयाबियाँ हासिल करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, बहुत सी मुबारकबाद है हसन साहब के लिए। और दूसरी जानिब विराट ने भी मुबारकबाद, विराट का जिक्र किया, विराट ने भी मुबारकबाद दी अपनी टीम को मैच टेस्ट सीरीज़ जीतने को। नौजवान खिलाड़ियों की उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है और उनकी हौसला अफजाई भी की है। जो नए क्रिकेटर्स खेले ना, जैसे रजत पतीदार खेले, सरफराज खेले, ये आकाशदीप खेले, उसके साथ जबकि जायसवाल भी नए हैं, उसके साथ कौन था एक और मिडल ऑर्डर में, भरात भी खेले, उनको 2 मैचेस मेरा ख्याल मिले। उसके बाद ये आ गए थे जुरैल। तो जितने भी लोग, जिन लोगों ने डेब्यू किया है, बेसिकली उनके लिए एक बहुत बड़ी हौसला अफजाई होगी कि दुनिया क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी जो कि उनकी टीम के साबिक कप्तान भी रहे हैं और अभी वर्ल्ड कप में भी सबसे ज़्यादा रन उन्होंने बनाए थे, उनके अदम मौजूदगी में उन्होंने सीरीज़ जीती और विराट ने उसको बावजूद इसके कि वो टीम के साथ नहीं है, अपनी मुबारकबाद से उन लोगों की हौसला अफजाई ज़रूर की है जिन्होंने इंग्लैंड को अपने मैदानों पर, गो कि ये होम सीरीज़ थी लेकिन फिर भी
इंग्लैंड दुनिया में कहीं भी खेले, हाँ, जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते हैं, वो इस वक्त टेस्ट टीम के जो कैप्टन है उनके, जो कैप्टन है, मतलब लग रहा होगा ना कि नहीं हो सकता कोई काम। तो बेन स्टोक्स एक ऐसे क्रिकेटर हैं दौरे हाजिर में कि वो वहाँ से भी अपनी टीम को निकाल लेते हैं। और जो इंग्लैंड ने जो कामयाबियां हासिल की हैं ना वाइट बॉल क्रिकेट में, बिलखुसूस आईसीसी के इवेंट्स में, उसमें सबसे ज़्यादा किरदार बेन स्टोक्स का है। 2019 का आप वर्ल्ड कप ले लें, ठीक है, या 2022 का आप T20 वर्ल्ड कप ले लें, दोनों जगह पर जो नॉकआउट मैच थे, बेन स्टोक्स वहाँ पर बिल्कुल मतलब तने तनहा उन्होंने अपनी टीम को उन मुश्किल सूरत हाल से निकाला। तो उस कप्तान के होते हुए अगर आप कोई सीरीज़ जीतते हैं, कि पाकिस्तान में भी खेलने के लिए आया था ना, 3-0 से पाकिस्तान हारा था, 3-0 से सीरीज़ हार गया था पाकिस्तान। सो फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ता है। और विराट कोहली की जैसे आप ऐसा बात कर रहे थे, मुझे एक ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप जितने मर्जी प्रोफेशनल हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली को लेके चल रहे हैं, आप अपनी फैमिली में टाइम दे रहे हैं। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ मसरूफ़ हैं तो साथ ही साथ आप अपने प्रोफेशनल लाइफ पर भी आपका गौर है और आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं। तो बेसिकली ये एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है और ये एक अच्छा इंसान होता है जो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलता है। टॉस की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच है कुछ ही देर बाद और टॉस बहुत अहमियत रखता है। उमर, आपसे जानना चाहूँगी कि टॉस दोनों टीम्स में से जो भी जीतता है क्या फैसला लेना चाहिए? अपने हेड टू हेड तो पूछा ही नहीं कि कितनी बार मध्य मुकाबले हुए। मैंने कहा पहले टॉस का पूछ लेते हैं, इसके साथ ही हम लोग फिर ये भी पूछ लेंगे कि हेड टू हेड आए कितनी बार है सामने। लेकिन ये सवाल पहले अहम है हेड टू हेड होने वाला, क्योंकि उसी के साथ लिंक करता है टॉस भी। देखिए 2016 से लेके 2023 तक दोनों टीमें 21 मरतबा मध्य मुकाबल हुए एक दूसरे से, जिसमें 10 मरतबा जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते हैं, हाँ, और 11 मरतबा पेशावर ज़ल्मी जीते हैं। तो क्लोज ही इनका है आपस में। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक टॉस की बात आ जाती है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना स्टैटिस्टिकली ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं सेकंड बैटिंग करते हुए, क्योंकि वो 6 मरतबा जीते हैं बैटिंग सेकंड करते हुए। जहाँ तक पेशावर ज़ल्मी की बात है तो दोनों में वो ठीक है, यानी 6 मरतबा वो बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते हैं, 5वीं मरतबा बैटिंग सेकंड करते हुए जीते हैं। लेकिन ये है कि बैटिंग फर्स्ट पे वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। लेकिन उमर, अब अभी की जो सिचुएशन है, जिस तरह से दोनों टीम सामने आ रही हैं, इसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी अगर टॉस जीतता है तो वो पहले क्या लेंगे, और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले टॉस जीतते हैं वो किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे? ये तो अब डिपेंड करता है कि क्या मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है पिच को असेस करते हुए। हाँ। लेकिन ये है कि बैटिंग कल भी की थी उन्होंने, वो अलहदा बात है कलंदर्स टॉस जीते थे और उन्होंने उनको बैटिंग की दावत दी थी, लेकिन वो एक मोमेंटम उन्होंने सेट किया हुआ है। तो ज़ल्मी अभी इस मेंटालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि चाहे वो बैटिंग करे या बॉलिंग करे तो वो मुकाबला कर जाएंगे, तगड़े हैं। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड को अभी थोड़ा सा जो है वो मेहनत करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर बात है थोड़े से ऑफ कलर में है और अभी भी वैसे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अभी 4 मैचेस खेले हैं सिर्फ, तो 3 मैचेस खेले हैं, बल्कि 3 मैचेस खेले यूनाइटेड इस्लामाबाद के। हाँ, यूनाइटेड के 3 मैचेस, कराची के 3 हुए हैं, इस्लामाबाद के मेरे ख्याल से 4 मैचेस, 4 मैचेस हो गए हैं शायद। आई थिंक सो 3 मैचेस। अच्छा, खैर जितने भी मैचेस हुए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पहला मैच उनका लाहौर कलंदर्स के साथ था, जीत गए, फिर उसके बाद आगे मैचेस खेलते आए। तो अब आज भी हम उम्मीद करते हैं, आज मेरे ख्याल से उनका 4th मैच है, हम उम्मीद करते हैं कि आज भी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अंदाज में सामने आएंगे। 3 मैचेस, मुल्तान के 5 हैं, कोयटा के 4 हैं, कराची के 3 हैं, पेशावर के 3 हैं और इस्लामाबाद के पेशावर के 4 हैं, इस्लामाबाद के 3 हैं और लाहौर के तो 5 हो गए हुए हैं। लाहौर और मुल्तान ने सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं और आज फाइनली इस्लामाबाद यूनाइटेड का 4th मैच है और देखना ये है कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि कल की जो पेशावर ज़ल्मी की जो एक विनिंग उनका जो एक लेवल था उसको देखते हुए मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड पर खासा प्रेशर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से कल उन्होंने स्कोर किया है, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉस जीतते भी हैं तो ये बहुत एक अहम सवाल है कि वो क्या सिलेक्ट करते हैं। अगर पेशावर ज़ल्मी टॉस जीतते हैं तो वो किस तरफ जाते हैं। तो नाज़रीन, हम आपसे कुछ ही देर बाद दोबारा मिलेंगे, वापस आएंगे और आपको ज्वाइन करेंगे, आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। उस टाइम हम लोग टॉस के बारे में बात करेंगे और हम लोग फोकस करेंगे पूरा इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के ऊपर। हमारे शो के इख्तिताम के बाद कुछ ही देर बाद मैच भी शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन, आपसे बाद में मिलेंगे, अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हाफिज़ साहब आपका, उमर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।